जी नाज़रीन खुशामदीद। हमें ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नायब अमीर, कराची के नायब अमीर जमात इस्लामी से उसामा रज़ी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? पहले से मुतादा से हमारे पास खालिद साहब मौजूद हैं। सर सर्दी आ गई है, गैस गायब हो गई है, आवाम के ऊपर परेशानियों के बोझ डाले जा रहे, कब तक ये सारी चीज़ें आवाम बर्दाश्त करेगी? क्योंकि जमात इस्लामी ने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से लोड शेडिंग हो कि इलेक्ट्रिक माफिया हो, हर माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन ये जो अब एक और बोझ, एक और टेंशन आवाम को दी जा रही है, जिसमें घरेलू सार्फिन, स्टूडेंट्स, दफातर जाने वाले शहरी सब पर मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं। जी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने बिल्कुल ठीक कहा। टेंशन का लफ्ज़ तो अब बड़ा छोटा सा लगता है, यानी टेंशन तो एक थोड़ी सी वक्ती सी होती है, या टेंशन एक मुस्तकिल फिनोमिना तो नहीं होता। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि एक शदीद बदतरीन बहरान है ज़िंदगी के हर दायरे में, हर जुज़ में। और इंसान जो आज इस पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मौजूद है, जो आम आदमी है यहाँ का, वो बिल्कुल मर गया है, कुचल गया है। वो उसकी कोई ज़िंदगी नहीं बची है। उसकी ज़िंदगियों से खुशियाँ और मसरतें छिन गई हैं, और वो एक दायमी किस्म की एक अजियत से जो है वो गुज़र रहा है। और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। देखिए, ये बात कही जाती है और बिल्कुल ठीक कही जा रही है, उसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि इमरान खान जो है, जो उसने वो नाकाम हो गया है और अब कोई नई हुकूमत आनी चाहिए। तो ये बात सही नहीं है। इमरान खान नाकाम हो गए, और नाकाम, उनकी नाकामी, उनका फेलियर इस सिस्टम का फेलियर है, उस हुक्मरान तबके का फेलियर है कि जो 74 साल से इस मुल्क पर राज कर रहा है। इमरान खान भी एक फेस के तौर पर आए, हालांकि वो आए थे इसलिए कि वो चेंज लेकर आएंगे। और चेंज का मतलब चेहरे की तब्दीली नहीं थी, बल्कि चेंज का मतलब यह था कि पाकिस्तान के हालात को चेंज करेंगे, यहाँ के बुनियादी जो यहाँ का ढांचा है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे जो एक अवाम में और हुक्मरान तबके के दरमियान एक शदीद नाहमवारी है, उस नाहमवारी को ख़त्म करेंगे। जो सियासी नाहमवारी है, जो माशी जो है नाहमवारी है, और जो इसकी वजह से जितने बहरान, यानी सारे बहरान इन्हीं दो चीज़ों से बुनियादी तौर पर पैदा होते हैं, इन तमाम चीज़ों को वो एड्रेस करेंगे। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो ये किया, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, वो जैसे कि हुकूम, यानी गवर्नमेंट में आने से पहले उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, और वो उनके क्रेडिट के ऊपर एक पॉइंट था कि उन्होंने ये किया है तो अब ये मुल्क भी चला सकते हैं, इन्होंने ये किया है तो अब ये मुल्क के सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बात एक गलत फहमी के तौर पर सामने आई, और जिन लोगों ने इस तरह के जो गैर सियासी चेहरों को जो लोग लेकर आते हैं, वो इसी किस्म की सतही और जो है वो खोखली बातें करके लोगों के ऊपर मुसल्लत करवा देते हैं। और इमरान खान ने आने के बाद भी फिर वही काम किया। इससे बेहतर था वो हुकूमत में नहीं आते, वो शौकत खानम बनाते, वो जो है वो लंगर खाने बनाते, वो तो एनजीओ के तौर पे ये काम ज़्यादा अच्छा करते। गवर्नमेंट में आने के बाद आप अगर लंगर खाने बनाएंगे, और गवर्नमेंट में आने के बाद आप शौकत खानम ही जैसा काम करते रहेंगे, तो ये तो कोई चेंज नहीं है। ये तो उसी सिस्टम को एक तरह से, अगर आप कहें दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आप उससे इत्तेफाक करें, कि ये बेसिकली उस सिस्टम को भी एक तरह से मुस्तहकम करने वाला एक काम होता है, कि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे के उनसे कहो कि हाँ, जो कुछ हो रहा है भाई, इसी पे कनात कर लो और बर्दाश्त करते रहो। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन सर्दियों की अगर हम बात करते हैं, जब सर्दियां आती हैं, जैसे गैस की लोड शेडिंग है, इसी तरह से जो है बिजली की भी लोड शेडिंग की जा रही है। कई इलाकों में 2.5-2 घंटे की लोड शेडिंग अभी भी है, जबकि सर्दियों में जो है लोड शेडिंग कम हो जाती है। लेकिन सारे ये सारे दिन की, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बताऊं, इस वक्त भी पूरे पूरे दिन की लोड शेडिंग हो रही है, या बिजली नहीं आ रही है जिस नाम अच्छा। पे भी, इस वक्त भी। हम्म। तो ये क्या हो रहा है, ये कौन यही कर तो रहा है? मेरा भी सवाल है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कब तक होता रहेगा कब ये तक सब? होता रहेगा? उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इस मुल्क के अवाम पीतल को सोना समझना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और इसका मतलब यह है इस बात का, कि हर चमकती हुई चीज के पीछे, लीडरशिप के पीछे दौड़ने के बजाय, आप एक ऐसी देखिए, अगर अवाम चेंज चाहते हैं ना, तो चेंज की अपनी कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब उसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप डालेंगे तो वो हंडिया पकेगी, ऐसे ही है। वरना वो हंडिया नहीं पकेगी।
तो आप अगर सिर्फ पानी उबालते रहें और आप ये समझेंगे हलीम तैयार हो जाएगा, आप ये समझेंगे कौरमा तैयार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पानी में आपको इंग्रेडिएंट डालने होंगे, कुछ मिर्च मसाला डलेगा, कुछ उसकी ज़रूरियात पूरी करनी होगी। तो चेंज की भी सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि एक मुनज़्ज़म पार्टी होनी चाहिए, जमात होनी चाहिए, और उसके साथ एक कैडर होना चाहिए, तरबियत याफ्ता लोगों का की एक मुनज़्ज़म जमात जो कि कमिटेड हो आवाम के साथ, आवाम के बुनियादी इश्यूज़ के ऊपर उसके पास जो है बुनियादी जो है वो वर्किंग हो, और जो एक मुतबादिल निज़ाम का शऊर रखता हो वो तबका, वो जब तक नहीं आएगा। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब तक ये हुक्मरान तबका बहैसियत तबका जो आवाम पर मुसल्लत है, जब तक ये एड्रेस नहीं होगा, जो जागीरदारों पर मुश्तमिल है, जो सरमायादारों पर मुश्तमिल है, और जो ब्यूरोक्रेसी पर मुश्तमिल है, जब तक ये तीन जो लोगों का जो इकट्ठ है, गठजोड़ है, जो कि अवाम पर राज कर रहा है, ये है इन तमाम मसाइल की बुनियादी जड़। और जब तक इसकी इस्लाह नहीं होगी, मुल्क की इस्लाह नहीं हो सकती। ठीक है जी। खालिद साहब, उसामा साहब जो है उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। इससे पहले आपने भी कहा कि कराची को इस तरह से कराची की उस जमात को ओन करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कराची की आवाम को और कराची को ओन नहीं किया जा रहा। अभी आपने मतलब ब्रेक से पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे और इसी प्रोग्राम में आपने कहा कि कराची के मसाइल बहुत हैं। अगर कराची की सड़कों की बात की जाए, कराची के सीवरेज के निज़ाम की बात की जाए, कराची की जो वैसे तो कराची की बहुत सारी जो जमातें वो सियासत करती है कराची के लिए, लेकिन कराची को प्रॉपर और कराची की आवाम को कोई ओन नहीं करता, उनके मसाइल को कोई ओन नहीं करता। देखिए 1987 से जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो कौमी सूबाई असम्बली इलेक्शन हुए हैं, मुतहरिक कौम पाकिस्तान मुसलसल यहाँ पे बड़ी अक्सरियत से जीतती आई है। कराची में, हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में। और लेकिन हमें काम करने नहीं दिया जाता। बल्दियाती निज़ाम आता है तो उसके इख्तियारात छीन लिए जाते हैं, और सूबाई कौमी असम्बली में होते हुए जब हम हुकूमतों का साथ देते हैं, उनको हुकूमतें बनाने में मदद देते हैं, जो हमसे वादे किए जाते हैं। और हमारे एक वादे कभी भी आपने देखा होगा कि MQM ने कभी भी अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने वजीरों के या अपनी पार्टी की मराआत के लिए कभी भी कोई मुआहदा नहीं किया। हमेशा जो हमारे मुआहदे हुए हैं वो अवामुन नास की फलाह बहबूद और शहरों की तरक्कियों के हवाले से हुए हैं। लेकिन जैसी हुकूमत बनती है, तमाम जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, PTI हो, सब अपने वादे भूल जाते हैं। लेकिन सर अभी आपने कहा कि हमने जो हमारी शराइत थी, जो हमने फेडरल के सामने रखी थी, उसमें हमारे दफातर हमें खुल के काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसमें आपकी अपना मफाद है ना कि जब आपके दफातर खुलेंगे, आपको इजाज़त दी जाएगी तो आप लोग काम करेंगे, वरना आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, या आप लोग से मिनिस्ट्री के वहाँ पे मजे लूटते रहेंगे। देखिए एक मिनिस्ट्री हमारे पास, और मिनिस्ट्रियाँ तो हमारा जो रिकॉर्ड है मिनिस्ट्रियाँ छोड़ने का और हुकूमतों छोड़ने का, वो तो किसी और पार्टी का नहीं है। हमारे लिए मिनिस्ट्री कोई है, हम 10 मिनट के नोटिस पे मिनिस्ट्री छोड़ देंगे, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन असल जो इशू है इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों कराची का, वो विफाक से ज़्यादा सूबाई हुकूमत से कंसर्न करता है। अभी बात कर रहे थे आप कराची में आग लगने की, आप बंदा लगाएं कि विफाक से 18वीं तरमीम के बाद तमाम फंड जो है वो सूबाई हुकूमत को मिलता है। 1300 अरब रुपया विफाक से हर साल सिंध गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, और 300 अरब रुपया डायरेक्ट सिंध हुकूमत अपने लिए यहाँ से कराची से और सिंध के शहरी इलाकों से हासिल करे। 1600 अरब रुपया 13 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत है। अब आग लगने की अभी बात हो रही थी, फायर टेंडर 3 करोड़ के शहर में आज से 3 महीने पहले तक जो ये भी नए फायर टेंडर आए, ये भी हमने जो है वो सूबाई हुकूमत से कहते रहे, मिन्नतें करते रहे कि यहाँ पे सिर्फ 20 फायर टेंडर काम कर रहे थे, जिसमें से किसी का पहिया नहीं था, किसी का इंजन खराब था, किसी के अंदर पाइप फटे हुए थे। इनसे मिन्नतें करते रहे, इनको खत लिखते रहे, इनसे मुतालबात करते रहे, मेयर साहब जाके वज़ीर आला से मिलते रहे, उनसे रिक्वेस्टें करते रहे कि इस शहर के लिए फायर टेंडर दे दो, अगर इसमें आग लगी तो क्या होगा। इन्होंने नहीं दिया एक भी फायर टेंडर। इन्होंने अपने 13 साल की मुद्दत में पीपल्स पार्टी ने इस शहर को नहीं दिया, और विफाक से हमने दरख्वास्त की तो उन्होंने हमें यहाँ के लिए फायर टेंडर दिए। लेकिन वही जो गवर्नेंस है वो तो सिंध हुकूमत की है, आए तो वो इन्हीं के कब्जे में, इस वक्त बल्दिया भी उनके कब्जे में। आग लगी, बल्कि हम तो कहते हैं लगाई गई,
अच्छा। जिस तरह आग लगी है वो लग नहीं रहा कि इस तरह आग खुद ब खुद, जो कि 60 सर्कल से जिसमें 400-450 ऐसी मार्केट जो सारी जिंदगी जिन्होंने अपनी जमा पूंजी मेहनत करके बनाई थी, एक फायर टेंडर 1.5 घंटे में आया। एक फायर, यानी कि अभी विभाग से फायर टेंडर लेके दे दिए हैं, फिर जो फायर टेंडर आ रहे थे उनमें पानी नहीं था, उनका कोई तसलसल नहीं हो रहा। अगर चाहते ये 25-30 फायर टेंडर एक साथ आ जाते और चारों तरफ से, क्योंकि वो रोड दोनों साइड पे उस मार्केट के, ठीक है, और कई रास्ते हैं उसके, एक रास्ता नहीं है। अगर उसको इनके पास कोई प्लानिंग होती, गुड गवर्नेंस होती और इनकी नीयतें सही है। मैं लेकिन एक सर बात हमेशा कहता हूं, बल्दिया उज़्मा कि कराची जो है वो तो मुत्तहदा के पास ही था, तो फिर क्यों कारकर्दगी पे रो रहा है? मैंने कहा ना, मुत्तहदा गवर्नमेंट के पास से गए हुए 14 महीने हो गए हैं। हाँ। और आज इनका एडमिनिस्ट्रेटर, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर ने बनाया, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर, जो इसका कानून में कहीं जिक्र नहीं कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, वो रो रहा है आज। अपने वज़ीर आला से शिकवा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं कि इख्तियार नहीं दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि मसला MQM या पीपल्स पार्टी नहीं है, मसला जो है वो कराची दुश्मनी है, सिंध के शहरी अवाम से दुश्मनी है, जो पीपल्स पार्टी की रग रग में, उनके शायद खून में शामिल है कि कराची सिर्फ लूटने की जगह है, कमाने की जगह है। यहाँ आके हम बादशाह बन के बैठेंगे, यहाँ से पैसा कमाएंगे, इसको लूटेंगे। और मैं अभी आपको दिखाऊं, मेरे पास, मैंने आज ट्वीट किया है, एक असिस्टेंट कमिश्नर 2.5 करोड़ की पराडो में जा रहा है, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है, और आम आदमी को देने के लिए पानी नहीं है, सीवेज का निजाम सही करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। असल बात नियतों की। आप जहांगीर रोड देख लें, 3 साल से जहांगीर रोड, जो तकरीबन 1.5 साल से जहांगीर रोड टूटा हुआ था, वो बना और 6 महीने के अंदर फिर तबाह हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर साहब तकरीबन वहां से रोज गुजरते होंगे, लेकिन आज जाके देख लें, वो ऐसे वहां से गुजरना पड़ता है जैसे आप किसी पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे हो। नियत नहीं है इनकी काम करने की। ये अपने लोगों, कराची के जो, यानी कि जो कराची के अपने लोग हैं पीपल्स पार्टी को, उनको भी ये काम करने नहीं दे रहा है। सर, मुत्तहदा उसामा रज़ी साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 30 साल से हुकूमत करती है, और ये 13 साल की पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे जो है तनकीद करती है। अभी इन्होंने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो 14 महीने से 13 महीने से इनके पास नहीं है, लेकिन अभी अफसरान तो उस इन्हीं के ही है, उसमें फिर किस चीज़ का रोल है? देखिए, जो कराची, इसमें कोई शुबा नहीं है कि कराची तबाह बर्बाद हो गया है, कराची खंडर बन गया है। और ये जो कराची की तबाही और बर्बादी है, ये चंद महीनों का किस्सा नहीं है, ये 35 बरस की कहानी है। ठीक है, ये तकरीबन एक तवील अरसा है, कई साल लगे हैं, और बड़ी मेहनतों से तबाह करने वालों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। कराची इतनी ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये तो शहरों का शहर था। ये तो जो लोग, जिन लोगों ने इस शहर को बनाया था, और ये वो लोग थे कि जो इंडिया से यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे, लेकिन वो खाली हाथ नहीं थे, वो अपने साथ अपना इल्म और अपनी तहजीब लेकर आए थे। और उन्होंने उसकी बुनियाद पर एक छोटे से कस्बे को, एक छोटे से शहर को देखते ही देखते 15, 20, 25 सालों में दुनिया के चंद बड़े शहरों के अंदर शामिल कर दिया था। तो ये इतना बड़ा शहर था, और पूरा मुल्क यहाँ पे आता था, ये पूरा ये गरीब परवर शहर था। तो लेकिन ये शहर जो तबाह हुआ है, ये तबाह करने में मुझको तो, यानी पीपल्स पार्टी तो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी से क्या शिकवा किया जाए, मुझको तो गिला तुझसे है, पीपी से नहीं है। मसला तो पीपी का नहीं है, पीपी को तो यही करना था। लेकिन जब देखिए, कराची, इस सूबे पर और इस मुल्क पे जितने लोगों ने हुकूमत की है, वो सब इस तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। लेकिन जिन लोगों को इस शहर कराची ने 100% मैंडेट दिया था कि आप हमारे दलित दर्द दूर करेंगे, आप हमारे दुख दर्द खत्म करेंगे, आप हमारी बुनियादी चीज़ों और जिन चीज़ों का नारा लगाया गया था वो चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। कहा गया था कि हम सेमेस्टर से, हम जो है ये कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे। कोटा सिस्टम विफाक का मसला है, कोटा सिस्टम सूबाई को पीपी का मसला नहीं है। कहा गया था कि यहाँ की आबादी को ठीक होना चाहिए, उसकी बुनियाद पर यहाँ के सियासी और माशी हुकूक मिलने चाहिए। ये विफाक का मसला है, ये सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है। देख, कहा ये जो यहाँ के बकिया जो उमूर हैं, अगर यहाँ पे आप निचली सतह तक आ जाए ना, जिना अस्पताल किस गवर्नमेंट के मातहत है, जो विफाक के मातहत है, सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं है। तो आपने पिछले 30 साल में, हम तो आपके पास गए थे, ये शहर आपके पास गया था, 100% मैंडेट आपको दे दिया था,
आप कहते थे दिन, रात को दिन कहते थे, लोग कहते थे दिन है। आप दिन को रात कहते थे, लोग कहते थे रात है। आप विफाक में थे, आप सूबे में थे, आप कराची में थे, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आप कराची की तबाही और बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार साबित हुए। जिस तरह से आम सिंधी का सबसे बड़ा दुश्मन सिंधी वडेरा है, उसी तरह से कराची का सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ की वो पार्टी साबित हुई कि जिसको इस शहर ने 100% मैंडेट दिया था। तो बहरहाल वो वक्त था, गुजर गया। लोग एक साइकिल से गुजरे हैं, एक तजुर्बा किया है। कौम परस्ती की सियासत के लिए हम हिजरत करके नहीं आए थे। हम यहाँ पर हिजरत करके इसलिए आए थे कि यहाँ से जालिमों का राज खत्म होगा और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे की हुक्मरानी कायम होगी यहाँ पर। जब तक इस मुल्क पे इस कलमे की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, सिंधी को महाजिर से लड़ा दो, महाजिर को पंजाबी से लड़ा दो, पंजाबी को पख्तून से लड़ा दो, इन सब को किसी और से लड़ा दो, ये सब लड़ लड़ के थक जाए तो फिर मसले की बुनियाद पे लड़ा दो, फिरकों की बुनियाद पे लड़ा। ये किसका खेल है और आप किसका खेल खेल रहे हैं? तो भाई देखिए, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, चीज़ें दूध का दूध हो गया है, पानी का पानी हो गया है। और मैं समझता हूँ कि अवाम एजुकेट हुए, अवाम ने लर्न किया है, और फ़िरौन भी अपनी वही पुरानी चालें चलते रहेंगे, लेकिन बिल आखिर वो वक्त आता है और बहरान इतना शदीद हो गया है, इतना बढ़ गया है, इतना संगीन हो गया है कि अब इसके ये किसी आखिरी तिनके का इंतज़ार रह गया है बस, कि जो ऊँट की कमर को जो है वो दौरा कर देगा। ठीक है जी। उसामा साहब, अभी जो खालिद साहब ने कहा कि ये जो आतज़दगी के जो मामलात हुए हैं, वाक़यात जो पेश आए हैं, ये करवाए गए हैं, ना कि मतलब ये कोई हादसा था, ये इसमें आग लगवाई गई है। देखिए, जिस तरह से आग लगी है, जो कुछ वहाँ पर हुआ है, वो दुकानदार कह रहे हैं, वो दुकानदार और जो लोग हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो देख रहे हैं कि आनन फानन आग लग गई है। ये शॉर्ट सर्किट वाली बात नहीं हो रही, वो कह रहे हैं केमिकल की आग लग रही है ये। तो लेकिन कोई है जो इसको बताए, कोई है जो इस पर बात करे, कोई नुमाइंदे? ये नुमाइंदे किस काम के? ना लीपने के हैं, ना पोतने के हैं। 14 MNA PTI के हैं और 24 MP हैं, बकिया जो है वो MQM के हैं। तो ये किस मर्ज की दवा है? तो अगर इन्हें ऐवान में और असेंबली में बैठ के भी इसी किस्म की भाड़ झोंकनी है, तो भाई आप छोड़ दिए, आप बाहर आ जाइए। तो ये हुआ कुछ नहीं रहा। देखिए, कराची ये आग लग गई, फायर ब्रिगेड किसके पास रही है पिछले 30-35 सालों में? बिल्कुल सही है ना? तो अब ये और आप छोड़ देना सारी बातें, ट्रांसपोर्ट किसके पास रही है? बिल्कुल, सबको पता है, जाहिर है। ये शहर मोटरसाइकिलों का शहर बन गया है, चिंचियों का शहर बन गया है। भाई सिर्फ मैं आपको बताऊं, मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में था, 105 बसों का फ्लीट चलता था कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का। सही। जो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट से जो तालिब इल्मों को ले आते थे और ले आते थे, सब तबाह बर्बाद हो गया। किसके दौर में हुआ? सर्कुलर रेलवे चलती थी पूरे शहर में, पूरी सर्कुलर रेलवे तबाह बर्बाद हुई। किसके दौर में? सर्कुलर रेलवे के साथ सर्कुलर ट्रेन होती थी जो मलिर कैंट से सिटी स्टेशन तक चलती थी, तबाह बर्बाद हो गई। किसके दौर में? बिल्कुल सर, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन की बात करते 10,000 से 2,500 पे हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ चुकी है, उसका भी बुरा हाल है। मतलब जो 2,500, अगर हम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते तो वो तो इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि आवाम डिप्रेशन के मरीज हो जाए। ट्रांसपोर्ट आपको कहीं नजर आई है? कोई 2,500 पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक बस नहीं है। कितने ऐलान किए गए थे, देखिए जाली फीते काटते हैं आके। 10 दफा जो है सर्कुलर रेलवे का फीता काट चुके हैं। 6 दफा जो है वो ग्रीन, वो कौन सी ऑरेंज लाइन है, ग्रीन लाइन है, क्या है कि अगले महीने से चलेगी, अगले महीने से चलेगी। वो बकरात जो है यहाँ के असद उमर जो है वो हर थोड़े दिनों के बाद बकरात झाड़ते रहते हैं। ग्रीन लाइन की अगर आप बात करें तो वफाक का मंसूबा है, वो ऐलान करके गए थे। ऑरेंज लाइन और वो रेड लाइन जो है, बसें आ गई हैं, फला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप एक दफा झूठ बोले, 100 दफा झूठ बोले, मतलब आप और जाहिर बेबस लोग हैं, कोई हवाली वारिस है नहीं। जो नुमाइंदगी है उसके ऊपर जाली कब्जे हुए हुए, धांधली के जरिए, ठप्पे मैंडेट के जरिए चीजों के ऊपर कब्जा किया गया है जी। तो ये शहर लावारिस शहर है ये, और ये शहर तबाह हुआ है अपनों के हाथों। गैरों ने तो किया, गैर तो करेगा, और वो गैर एज सच, मैं उन मानों में गैर नहीं कह रहा, मैं गैर कह रहा हूं वो हुक्मरान तबका अवाम के लिए गैर है। मैं किसी कौमियत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस हुक्मरान तबके को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया इस लिसानी सियासत के जरिए। अवाम को अवाम से लड़ाकर उस हुक्मरान तबके को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया।
ठीक है जी उसामा साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जमात इस्लामी का की तरफ से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मसला है इंतखाबात की शफाफियत का, यह है बुनियादी इशू। और इंतखाबात की शफाफियत जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मसला नहीं है। चलो आप ये भी ले आओ, ये शौक भी पूरा कर लो। मसला यह है कि वोट डालने वाला क्या अपनी आजाद मर्जी से वोट डाल रहा है? असल सवाल तो ये है ना, वो बटन अपनी आजाद मर्जी से बटन दबाएगा, और बटन दबाने के बाद वो बटन लगेगा किस निशान के ऊपर? आप यहाँ बटन दबा रहे हैं केले पर, और निशान लग रहा है सेब पर। तो ठीक है जी उसामा साहब, इसके और गुफ्तगू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल की जा रही है, नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन खुशामदीद। उसामा साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से, आप बता रहे थे उसके सैम्पल्स का भी आपने जिक्र कर दिया था कि लोग जो है वो किस तरह से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे जो हमारा नुमाइंदगी का निज़ाम है, जो जमहूरी निज़ाम है, हाँ। वो बुनियादी तौर पे हाईजैक्ड है। सही। उसमें आवाम की राय मैटर नहीं करती। उस नुमाइंदगी के निज़ाम पे जागीरदारों का, जिन्हें आज उनके लिए अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्टेबल्स हैं, ये भाई ये इलेक्टेबल क्या होता है? इलेक्टेबल का मतलब ये है कि जो धौंस और धांधली के जरिए सबको दबाकर सीट निकालने की सलाहियत रखता है, जो ताकत के जरिए, जो दौलत के जरिए। और दौलत सियासत के जरिए हासिल करो, हुकूमत के जरिए हासिल करो, और हुकूमत के जरिए दौलत हासिल करो, और अवाम को गुलाम। तो ये जो अवाम के वोट का आज़ाद ना होना है, देखिए बड़ा शोर मचा रहे थे, जो चीरा तो एक कतरा है, खून भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। अब तो पता चल रहा है कि वो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, तो वो सुना है कि जिनसे कह रहे थे उन्हीं से दरपर्दा मामला तय हो रहे हैं कि ये इसको यूं कर लो, उसको यूं कर लो। तो ये धोखेबाजी की कोई कहीं पे कोई लिमिट है? और आप कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, इसका मतलब है वोट को इज्जत ही हासिल नहीं है। तो मशीन के ऊपर बेइज्जत वोट अगर जाके बटन दबाएगा तो क्या उससे नतीजा निकलेगा? तो वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, वोटर को भी इज्जत मिलनी चाहिए ना। तो ये जो सरमायादार तबका है, जो लुटेरों का एक तबका है, जो हमारी गर्दनों पर मुसल्लत है, और आप बकिया जिन्नात की बातें तो छोड़ ही दें, बकिया जो है वो सब जिन्नात के हाथ में। तो अब तो मतलब उन जिन्नात का मुकाबला सुना, अब मैं नहीं कहता कि वो कहानियां सारी जाहिर चल रही हैं, लेकिन ये इतनी कलाबाजियां हैं इसके अंदर। तो ये जो मुरव्वजा सिस्टम है और जो इसका हुक्मरान तबका है, जब तक हमारा इंतखाबी निज़ाम इसके चुंगल से नहीं निकलेगा, इसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं होगा, जब तक आम आदमी को आज़ादी के साथ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ये मुल्क 70% से ज़्यादा देही इलाका है। अब तो शहरों को भी इन्होंने, जागीरदारों ने अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। यानी शहरों के ऊपर भी इनके ये पजीरो लेके दौड़ रहे होते हैं, ये जो है वो डबल केबिन्स के ऊपर जो है वो लोगों को उड़ा रहे होते हैं। ये जो पूरा एक मुतकब्बिर तबका है, जब तक ये मुल्क इसकी गिरफ्त से नहीं निकलेगा, तो ये आप किस वोटिंग मशीन जो है वो वोट को सही कर देगी? भाई वोटिंग मशीन तो एक व्हीकल है। वो जब अगर ये व्हीकल, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त से आज़ाद हो गया? क्या ये वोटर जागीरदारों की गिरफ्त से आज़ाद है? क्या ये कारपोरेट तबका और जो सरमायादार तबका है, क्या वोट उससे आज़ाद हो रहा है? वोट आज़ाद मर्जी से डलेगा तो वो बैलेट के ऊपर भी सही डल सकता है और मशीन के ऊपर भी सही डल सकता है। लेकिन अगर ये पूरा सिस्टम गुलाम रहेगा, अगर उन्हीं का तसल्लुत रहेगा, तो आप मशीन के जरिए वो वोट डलवाएं या कागज़ के जरिए वोट डलवाएं या बिल्कुल नहीं डलवाएं। आप ऐलान कर देंगे सब लोग अपने घर जाएं, हम सुबह ऐलान कर देंगे जैसा कि 2018 में किया गया। तो आप जो चाहे करें, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे भाई। लेकिन हम लोग तो आप ये भी कर लें तो उससे क्या हालात बदल जाएंगे? उसके बाद देखिए हालात बहुत संगीन मरहले को टच कर रहे हैं, और जो बालाई सतह पे जो लोग बैठे हैं, वो मेरा ख्याल है उनकी रीड करने की सलाहियत सल्ब हो गई है। अच्छा जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दही इलाकों में किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो जो ला रहे हैं वही बताएंगे। एक आदमी जिसको जाहिल रखा गया है, जाहिल नहीं है वो, बाशऊर है, लेकिन उसको, उसकी बच्चों को उसके अंदर तो शऊर हालात पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिनको जाहिल रखा गया है, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, जिनके स्कूल अस्तबल बना दिए गए,
जिनका तालीमी बजट लूट के खा लिया गया, जिनके पास तालीम के लिए एक वर्क नहीं है, एक कागज, एक पेंसिल नहीं है, एक कलम नहीं है, और उनसे आप कह रहे हैं जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, जिनके पैरों में जूतियां नहीं है, जिनके जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं है, जिनके पेट खाली हैं, जो भूखे हैं, नंगे हैं, जिनकी 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 इज्जत नफ्स को कुचल दिया गया है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, और जिनको जो अपने इदारे के, अपने इलाके के जो है ताकतवर ओहदेदारों के और ताकतवर लोगों के गुलाम बने हुए हैं। तो ये आदमी जाके आज़ादी से जो है, कौन सी वोटर मशीन आप बता रही हैं, कोई फला वोटर मशीन है, वहां जाके वोट डालेगा, तो अच्छी बात है, डाल दे, हमें खुशी होगी कि हम समझेंगे कि हम बड़े तरक्की कर गए हैं, तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हम एक साइंसी दौर में दाखिल हो गए हैं, अच्छा। हम एक साइंसी बुनियादों पे अबे भाई, क्या किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसकी आंखों में। हाँ, एक चीज है, मैं आपको बता दूं, बड़ी दिलचस्प है, जब मैं ये देख रहा हूं कि वडेरों को इससे बड़ी तकलीफ हो रही है, जागीरदार तबकों को, इलेक्टेबल्स को इससे बड़ी तकलीफ हो रही है, तो मुझे इससे हमदर्दी होने लगती है फिर कि हाँ यार चलो, ऐसा होना इसका चाहिए। मतलब है ये चीज चुगली खा रही है कि इनको कहीं तकलीफ पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं खालिद साहब से ये सवाल करने बस वाली थी, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटर से अपोजिशन जो है घबरा रही है। मैं तो इस पे तो बाद में बात करते हैं, क्योंकि अब तो पूरा पाकिस्तान घबरा रहा है। लेकिन खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। लेकिन बात आ रही थी अभी कुछ कराची के मैंडेट के हवाले से, कराची की तरक्की और तबाही के हवाले से बात हो रही थी। जिन लोगों को कराची और सिंध के शहरी इलाके को लोगों ने बार बार मुस्तरद कर दिया है, और उनके अंदर ये ख्वाहिश ही रह गई है कि अब हम फिर कराची पे किसी तरह कब्जा कर लें, यहाँ से कोई सीट जीत जाए, यहाँ पे मेयरशिप हासिल कर लें, वो मायूसी की बातें करते हैं। वो मुस्तकिल MKM की तरफ उंगली उठाते रहते हैं कि MKM ने शायद कराची, वो ये नहीं देखते कि MKM को जब भी मौका मिला उसने डिलीवर किया है। 87 के बलदाती इलेक्शन सबसे पहले जिसको कराची का शक्ल बदल दी थी, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ऑपरेशन मुसल्लत कर दिया, 8 साल तक मुसलसल MKM के ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत रहा, उसके बाद फिर गवर्नर राज लग गया, उसके बाद फिर जाके जब हमें मौका मिला 2006 में दोबारा, हमने कराची को बना दिया जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने उसकी तारीफ की, यहाँ के 4 कॉरिडोर बना दिए, पानी का सिस्टम बेहतर कर दिया, सीवेज का सिस्टम बेहतर कर दिया। पानी का, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करूंगी, पानी का सिस्टम उस वक्त बेहतर नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त जो है हमने K4 की बुनियाद रखी। K4 जो कराची का 800 MJD पानी का रखी थी, उसकी जो उसके लिए फंड मख्तस किए, उसको जो है वो अपना उसको मतलब जो भी उठाव जाए, अगर किसी ने उसकी फाइल बनाई होगी, हमने उसको अमली तौर पे शुरू किया। उसके लिए फंड मतलब साहब के दौर की मैं आपको बताऊं, इनके दौर में कराची की सीरीज के लिए रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं कोई इल्जाम की बात नहीं कर रहा, बात आई है, मतलब मैं बीच में मुखल नहीं होता कभी किसी का, मेरा तरीका है। 12 अरब रुपया सिर्फ सीरीज के लिए, मेहमद साहब का जो आखिरी साल था, मैं रिकॉर्ड के लिए बता, उसामा भाई से भी कहता हूँ जाकर देख लीजिएगा, आया था 1 साल तक। उसके PD का नाम भी बता दे तो सलमान चांडी उसके PD था। 12 साल 12 अरब रुपया आया था सिर्फ उस वक्त के 12 अरब रुपया, आज के 120 अरब रुपए के बराबर होंगे, ये 2004-05 की बात है। और 1 अरब रुपया उसका PD के कमरे का दरवाजा सिर्फ एक दफा खुला था, और 1 अरब रुपया खत्म हो गया था उसका, मैं बता रहा हूँ। और जब हमारा दौर आया तो हमने उस 11 अरब के जो कराची खुद गया था, जो उसमें हमारे उस वक्त के मेयर को कहा गया कि भाई ये कराची खोद दिया, और उसमें हमने पूरी कराची की सीवरेज लाइनें डाली, उनकी जो डाया बड़े किए, वो पूरा सिस्टम बनाया पानी के लिए। और फिर आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मैं ट्रांसपोर्ट का बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट के लिए आपने देखो पूरे 4 कॉरिडोर बन गए थे पूरे कराची के, कैसे खूबसूरत रोड बन गए थे, और यूरोपियन स्टैंडर्ड के बस स्टॉप बनाए देते थे। और हमारा प्लान ये था अगले 5 सालों के अंदर 8000 बसें कराची में लाएंगे, जिसमें 200 बसें आ गई थी, और कराची में आपने देखा होगा ग्रीन रंग की बसें मुख्तलिफ रोडों पे चलनी शुरू हो गई थी। तो ये MKM ने हमेशा जब उसको मौका मिला काम करने का दिया। फंड नहीं होंगे तो कैसे कोई चलेगा। अगला दौर जो हमारा है उसमें फंड नहीं दिए गए, वाटर बोर्ड हम ले लिया, KD हमसे ले लिया, SBCA हमसे ले लिया, टाउन प्लानिंग हमसे ले ली, तो आप कैसे डिलीवर करेंगे जब मौका मिला। और फिर बार बार ऑपरेशन,
तमाम सियासी जमातों सबके दिल में ख्वाहिश है कि किसी तरह पीपल्स पार्टी का बस नहीं चलता कि कराची का मेयर ले आए, जमात इस्लामी का बस नहीं चल रहा कि फिर कराची वापस उनके हाथ में आ जाए। देखें न कराची में बैनर्स लगाने से, न कराची किसी मीडिया में बैठ के तकरीरें करने से, न स्टेज पे जाके और रैलियां निकालने से कराची के अवाम जो है वो किसी को वोट नहीं देंगे। कराची के अवाम उसको वोट देंगे जो उनके हकीकी नुमाइंदे उनकी गलियों से निकल के आए, उनके मोहल्ले से आए, आम आवाम है, आम लोग हैं जो उनके दरमियान मौजूद रहते हैं, मुश्किल में हो या आसानी में हो। हमारे नुमाइंदों की खूबी ये है कि आपको रात के 2 बजे भी अवेलेबल होगा। हमारा MPA, MNA, हमारा काउंसलर, हमारा UC नाजिम अवाम में से है, अवाम में मिलता है, आपको उनकी खिदमत करता हुआ मिलेगा, गटर साफ करता हुआ मिलेगा हमारा काउंसलर। आज भी एक हमारा सिस्टम बल्दियाती खत्म हो 13 महीने हो गए, लेकिन आज भी हमारे UC चेयरमैन और काउंसलर के घर पे लोग जाते हैं, वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। उनको हमने हिदायत की है कि आपके पास लोग आए, जो कर सकते हो करो, खिदमत करो लोगों की। यह है हमारा वतीरा, इनके होंगे वतीरा। और 87 से लगा आज तक कोई सिवाय एक 2018 के इलेक्शन में, वो तो सब अभी खुद साहब भाई कह रहे हैं कि रिजल्ट बदल दे, और सबको पता है। और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आएगा, बल्दियाती हो या कौमी सूबाई असेंबली का, देखिएगा कराची का किस तरह टूट के अपने। ठीक है जी, अभी आपने खुद कहा कि सबको पता है, सबको क्या पता है 2018 के इलेक्शन जो रिजल्ट वाकई तब्दील किए गए थे, सबको पता है, इसमें कुछ भी। तो सर फिर आप लोग वफाके इस तरह क्यों बने हुए जब रिजल्ट तब्दील किए गए थे? मतलब जबरदस्ती की मुसल्लत करदा ये हुकूमत आवाम के ऊपर लेकर आए। अभी आमिर लियाकत का सुना था आपने? सर वो तो पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते रहते हैं तो उनको तो हम सुनते ही रहते हैं। वो क्या है कि हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी वो पूछा कि हम चुप रहे, हम हंस दिए। अच्छा जी उसामा साहब। नहीं, कराची टाइम तो बहुत कभी शॉर्ट है ऐसा हमारे चुप पास। रहने वाला शहर रहा ही नहीं है। कराची तो जब पूरा मुल्क खामोश होता है तो कराची बोलता है, कराची लोगों को बोलना सिखाता है। तो आप क्यों चुप हैं और क्यों खामोश हैं और क्यों पर्दा कर रहे हैं पर्देदारों का? तो आपको तो नुमाइंदगी दी गई है ना, आपको तो वकालत दी गई है। अगर आप कराची का केस नहीं लड़ सकते और अगर आपको खामोशी रहना है और आप लोगों को पर्दे में ही रखना है और आपको एक चाबी से चलने वाले खिलौने की तरह ही जो है वो सियासत करनी है, तो आप घर जाइए, आप आराम कीजिए। और आप ये कह कर के जी फलां को ये फलां को ये, हमको हमारी सियासत को लोगों ने ये कहकर मुस्तरद किया था कि जो है हम कौम परस्ती की सियासत करेंगे, सारे महाजरों के वोट एक हो जाएंगे तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। तो लोगों ने तो कर दिया वो। उसके बाद आपकी नाकामी की पूरी दास्तान है, तबाही और बर्बादी की पूरी तारीख है जो फिर उसके बाद इस शहर पे में मुरतब हुई है। ये तो इससे तो कोई भी आंखें नहीं चुरा सकता। ठीक है, तो ये हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर अपनी असल की तरफ लौटेगा, अपने असल बुनियादी जिस कॉज के लिए हम हिजरत करके कराची में और पाकिस्तान में आए हैं, वो कॉज जब तक इस मुल्क में तकमील तक नहीं पहुंचेगा और वो तहरीक पाकिस्तान जो अधूरी रह गई है वो जब तक अपनी तकमील के मरहले तक नहीं पहुंचेगी, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। बिल्कुल ठीक हम है। कल भी ये बात कह रहे थे, आज ज्यादा जोर से ये बात कह रहे हैं। ठीक है जी उसामा साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना वक्त दिया। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। उसामा साहब ने एक बात बहुत अच्छी की थी कि जो हमने यूरोपियन स्टाइल में जो यहाँ पे बस स्टैंड्स बनाए थे, वो अगर उस वक्त की और आज की दौर की बात करते ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं बाहर निकलती सड़कों को देखती हूँ, जो खूबसूरत सड़कें हुआ करती थी बकौल खालिद साहब के, वो सड़कें आज टूट फूट का शिकार है। वो बस स्टैंड जो है कचरे का ढेर बन चुके हैं। ये कराची, जो कराची की खूबसूरती पूरी दुनिया में बताई जाती थी, हर शहर जो है कराची को फॉलो करता था, उस स्टाइल का कराची को बनाने की कोशिश की जाती थी। आज वो रोशनियों के शहर, वो खूबसूरत शहर कराची जो है किस तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है, इसमें सिर्फ एक किसी पार्टी की नहीं, इसमें सारे पार्टी जो कराची को ओन करते हैं उन सबका बराबर का कसूर है। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा से खुद इजाज़त, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।